आज की क्लास में हम बात करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एसआर लैच क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, टाइमिंग डायग्राम। आज हम कंप्लीटली डिटेल में एसआर फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अलग से एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में कुछ भी ना पढ़ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप इज ए सीक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि क्या करता है, वन बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इससे पहले भी मैं फ्लिप फ्लॉप के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं। तो भाई सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? तो भाई ये भी बड़ा अच्छी चीज है। सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके अंदर जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ में प्रीवियस आउटपुट या पास्ट आउटपुट कह दीजिए, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो वो तो डिपेंडेंट करेगा ही करेगा, साथ में पिछली बार क्या आउटपुट आया था उस पर भी डिपेंड करता है। उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। और फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक सीक्वेंशियल सर्किट है। तो फ्लिप फ्लॉप कंटेन द मेमोरी एलिमेंट। अब देखो मेमोरी एलिमेंट की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने बोला कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो भाई प्रीवियस आउटपुट हमारे पास होगा तभी तो हम अपना नेक्स्ट आउटपुट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो क्या करे, पास्ट आउटपुट को स्टोर करवा के रख सके। तो ये था फ्लिप फ्लॉप के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आगे बात करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। एसआर जैसे कि नाम से क्लियर है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है इसे। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप या एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजेस द टू इनपुट। इसमें कितने इनपुट यूज होते हैं? दो इनपुट यूज होते हैं। एक एस इनपुट यूज होगा, एक आर यूज होगा। एस का मतलब क्या होता है? सेट। आर का मतलब क्या होता है? रीसेट। द सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर द सिंगल डेटा बिट। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप की भी हमने स्टोरी पढ़ी है। फ्लिप फ्लॉप भी क्या कहता है कि डेटा स्टोर करवाने का काम करता है, सिंगल बिट ऑफ डेटा। तो एसआर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? सिंगल बिट ऑफ डेटा को स्टोर करवाने का काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट डायग्राम की। तो यहाँ पर देखिए, देखो जब भी आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हो तो आपको एक वर्ड है जो कि हमेशा कंफ्यूज करता होगा, दैट इज लैच। कि भाई ये एसआर लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप दोनों में क्या डिफरेंस है, एसआर और आरएस में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखिए। जितना ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, सिर्फ इतना सा डायग्राम, ये है एसआर लैच का डायग्राम। एसआर लैच का मतलब, देखो लैच और फ्लिप फ्लॉप में पहले डिफरेंस समझिए। देखिए लैच जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है और फ्लिप फ्लॉप है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह दीजिए। लैच में होता क्या है, इसमें क्लॉक पल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि अगर आप लैच के अंदर क्लॉक पल्स ऐड कर देते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। लैच भी सिंगल बिट ऑफ डेटा स्टोर कराता है, फ्लिप फ्लॉप भी सिंगल बिट ऑफ डेटा स्टोर करवाने का काम करता है। लेकिन लैच फास्टर होता है फ्लिप फ्लॉप के कंपैरेटिवली। लैच को भी हम लॉजिक गेट के हेल्प से बना सकते हैं और फ्लिप फ्लॉप को भी लॉजिक गेट के हेल्प से बना सकते हैं। बाकी डिटेल में लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस देखना है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एसआर लैच का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर दो नैंड गेट का इस्तेमाल किया हुआ है और पहले नैंड गेट का जो आउटपुट है दूसरे में इनपुट और दूसरे का आउटपुट पहले में एज ए इनपुट दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके पास में एसआर लैच का डायग्राम। अगर इसके साथ में ही दो नैंड गेट लगाकर और एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी जाती है तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप का आपका सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। आगे की तरफ क्या लगाया हुआ है? लैच लगाया हुआ है। पीछे की तरफ क्या लगाया हुआ है? नैंड गेट। देखो जो सर्किट है एसआर फ्लिप फ्लॉप का वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप नैंड गेट का इस्तेमाल करते हुए बना लो, या आप क्या करो, नोर गेट का इस्तेमाल करते हुए बना लो। तो नोर गेट से कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हमने दिया आगे की तरफ वाला, ये वाला अगेन क्या है? लैच है। ये क्या चीज है? एसआर लैच का डायग्राम हो गया, जो आगे की तरफ हमने दो नोर गेट लगाए हुए हैं अगेन। लेकिन नोर गेट में क्या करते हैं, दो एंड गेट इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर क्लॉक अप्लाई की जाती है। ये क्या होगी? हमारे पास में क्लॉक पल्स होगी जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप को दो तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप कीजिए कि भाई चार नैंड गेट का इस्तेमाल कर दीजिए। चार नैंड गेट इस्तेमाल कर दिया, पहले वाला डायग्राम आपके पास में तैयार हो गया, जिसमें कि आगे की तरफ हमने लैच बना दिया और पीछे की तरफ क्लॉक पल्स लगा दी। अगर आप दो नोर गेट का इस्तेमाल करते हो तो दो एंड गेट लगाकर उसके साथ में क्या लगा दीजिए? क्लॉक पल्स लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हो। तो एसआर और आरएस में देखो कोई खास डिफरेंस नहीं है। थ्योरेटिकली अगर बात करें तो एसआर फ्लिप फ्लॉप और आरएस फ्लिप फ्लॉप सेम होते हैं। लेकिन अगर अपने पीएलएस के ऊपर बात करते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट के ऊपर बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा? पीएलसी के अंदर
पीएलसी के अंदर अगर बात करें तो एसआर और आरएस में एक छोटा सा डिफरेंस क्या रहता है, जो एसआर होता है वो क्या करता है, सेट को क्या देता है, प्रायोरिटी देता है, और आरएस क्या करता है, रीसेट को प्रायोरिटी देता है। कब प्रायोरिटी देता है वो हम आगे समझेंगे कि एसआर और आरएस के अंदर। तो ये दो डायग्राम हो गए हैं आपके, एक तो यूजिंग नैंड गेट, एक यूजिंग नॉट गेट। आगे बढ़ते हैं। एसआर लैच के पहले हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल समझते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल समझनी है तो पहले लैच की टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको लैच की टेबल समझ में आ गई तो आप फ्लिप फ्लॉप की टेबल इजीली डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे बात की थी, लैच में क्या होता है, दो नैंड गेट जुड़े होते हैं। तो देखो हमने दो नैंड गेट और दोनों के जो आउटपुट है वो एक दूसरे में इनपुट में दे दिए हैं क्रॉस करते हुए। तो ये हमारे पास लैच का डायग्राम है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने 0-1 दिया। देखो मैं पहले 0-1 दे रहा हूं, ना कि 0-0 दे रहा हूं। इसका भी रीजन है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने 0-1 दिया। तो भाई नैंड गेट के लिए अगर आपको पता हो, नैंड गेट में होता क्या है, आपको पता है 2 का एंड करके उसके ऊपर क्या कर दो, नोट कर दो। मतलब अगर नैंड की टेबल बनाऊं, नैंड की ट्रूथ टेबल बनाऊं, नैंड में क्या होता है, 0-0 होता है, 0-1, 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1-0 और 1-1। नैंड कीजिए इसका, 0-0 का नैंड क्या होगा, पहले दोनों का एंड कीजिए। 0-0 का एंड कितना होता है, 0, और उसमें उसका नोट कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0-1 का 1 आ जाएगा, 1-0 का 1 आ जाएगा, और 1-1 का 0 आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, अगर मेरे पास में ए हो, बी हो, और इसका मैं क्या कर रहा हूं, नैंड कर रहा हूं, मतलब ए डॉट बी और उसके ऊपर नोट। ये मेरे पास नैंड का क्या बना दिया मैंने आपके सामने, एक बार ट्रूथ टेबल बना दिया। तो मतलब अब समझने वाली बात क्या है, अगर दोनों इनपुट में से एक भी 0 हो, दोनों में से एक भी 0 हो, तो आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ये नैंड की टेबल है, आपको इसको ध्यान रखना है ताकि हमें लैच करना आसान हो जाए। अब देखो हमने क्या दिया, एसआर के अंदर 0-1 दिया, मतलब क्या किया मैंने, एस में हमने यहाँ पर 0 दे दिया, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब आपको पता है अगर नैंड में एक भी 0 जाता है, नैंड में एक भी 0 जाता है तो क्या आउटपुट आता है, हमेशा 1 आउटपुट आता है। हमने अभी बात कर ली है ट्रूथ टेबल से, तो यहाँ पर 1 आउटपुट आएगा। और ये जो 1 है घूमकर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 1-1 का क्या बनता है, अगर आप 1-1 की बात करते हैं तो 1-1 में क्या बनता है, यहाँ पर 0 बनता है। तो देखो क्यू का क्यू बार हो गया, 1 का 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर 0-1 देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें 1 देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था, ये 1 आ गया हमारे पास में। क्लियर है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम इनपुट देते हैं 1-0 देते हैं, मतलब अब की बार यहाँ पर क्या देना है, हमने 1 देना है। ये तो हमने 1 दे दिया और इसको हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया, ये 0 बना दिया हमने। तो जब भी 0 जाता है तो आपको पता है क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर क्यू बार 1 आ रहा है तो यहाँ पर देखो ये 1 इधर चला गया, और 1-1 का क्या बन जाएगा, 1-1 का यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, 0 देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारे पास में। तो 1-0 का 0 हो गया। आगे देखिए 1-1 दे दिया हमने, अगर हम यहाँ पर 1-1 देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी 1 दे दिया हमने और यहाँ पर भी हमने 1 दे दिया। 1-1 के केस में देखिए क्या बनता है, ये 1 है और यहाँ से क्या आ रहा है, क्यू बार आ रहा है। एक बार समझ के देखिए, यहाँ से क्यू बार आ रहा है, क्योंकि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखो अगर दोनों में से एक भी 0 हो तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों में से एक भी 0 तो आउटपुट 1 आएगा। लेकिन अगर एक 1 हो तो हमें डिसाइड करना हार्ड हो जाएगा कि भाई दूसरा क्या है। जब तक हमें दूसरा नहीं पता लगेगा तब तक कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ये क्यू बार है, इस क्यू बार को ले लीजिए कि मान लो कि यहाँ से 1 दिया हुआ और यहाँ से क्या जा रहा है, क्यू बार जा रहा है हमारे पास। 1 और क्यू बार के बीच में क्या कीजिए, नैंड कीजिए। 1 और क्यू बार के बीच में कैसे करेंगे, 1 डॉट लगाकर क्यू बार, और उसके ऊपर भी नैंड करना है तो एक बार और नोट लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, 1 डॉट क्यू बार कितना होता है, क्यू बार होता है, और क्यू बार के ऊपर भी क्यू बार कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, सॉरी क्यू आ जाएगा। तो मतलब हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। सेम एज यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर क्या जा रहा है, क्यू जा रहा है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 1 डॉट क्यू और उसके ऊपर भी बार, तो कितना मिलेगा हमें, सिर्फ क्यू बार मिलेगा। तो क्यू बार मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 1-1 देते हैं तो जो पहले का आउटपुट है, अगर क्यू है तो क्यू मिलेगा, और क्यू बार है तो हमें क्या मिलेगा, क्यू बार मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमें होल्ड स्टेट मिलेगी। होल्ड स्टेट का मतलब क्या है, जो पिछली बार आउटपुट था वो ही आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, ना कि नया आउटपुट देखने को मिलेगा। तो होल्ड स्टेट हो गई। आगे बात करते हैं, अगर हम 0-0 देते हैं, अब मैं लास्ट में 0-0 के बारे में क्यों बता रहा हूं वो भी आपको पता लग जाएगा।
तो अगर 0 0 देते हैं तो आपको पता है कि अगर 0 0 नैंड में देते हैं तो क्या मिलता है, हमें 1 देखने को मिलता है। तो मानो S के अंदर भी मैंने 0 दिया और R के अंदर भी मैंने 0 दिया, दोनों में 0 दे दिया, तो आपको पता है 0 में क्या मिलता है आउटपुट, 1 मिलता है। 0 में आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो एक देखने की बात है कि Q का आउटपुट भी 1 आ रहा है, Q बार का आउटपुट भी 1 आ रहा है। क्या पॉसिबल है कि Q का आउटपुट भी 1 हो, Q बार का आउटपुट मतलब Q का कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट भी 1 हो? पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, जब 0 0 देते हैं तब हमें क्या मिलती है, इनवैलिड स्टेट देखने को मिलती है। इसलिए हमने इसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस किया, क्योंकि ये एक अपवाद कह दीजिए, एक कॉन्ट्राडिक्शन कह दीजिए कि जब हम 0 0 देते हैं तो उस केस में Q और Q बार दोनों की वैल्यू हमें 1 1 मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है SR लैच के अंदर 0 0 देने पर हमें एक इनवैलिड कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये थी SR लैच की ट्रूथ टेबल। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, अगर आपने SR फ्लिप फ्लॉप पहले पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये टेबल के अंदर देख पा रहे हो कि 0 0 पर इनवैलिड स्टेट मिल रही है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप की जब अभी ट्रूथ टेबल आगे मैं आपको बनाऊंगा तो ये थोड़ी टेबल एकदम डिफरेंट हो जाने वाली है। आप देखिए आगे समझते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल बना रहा हूं आपकी बार में। अब लैच की तो हमने बना ली है, मैंने साइड में आपके लिए एक बार बना भी दिया ताकि आपको याद रहे। देखो 0 0 पे इनवैलिड स्टेट आई थी, 0 1 पर 1 आया था, 1 0 पे 0 आया था और 1 1 पर होल्ड स्टेट आई थी। तो अब हम बनाते हैं सबसे पहले SR फ्लिप फ्लॉप की। Q(n+1) का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेट। मतलब जब हम इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी वो है। तो सबसे पहले 0 0 दिया, 0 0 दिया मतलब क्या हुआ, यहां से भी हमने 0 भेजा, यहां से भी हमने क्या भेजा, 0 भेजा। आपको पता है। और क्लॉक देखिए, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो आप कुछ मर्जी वैल्यू देते रहो, 0 दो, 1 दो, S की वैल्यू कुछ भी दो, 1 R की वैल्यू कुछ भी दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो प्रीवियस आउटपुट है वही देखने को मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं इन सब के अंदर जो क्लॉक की वैल्यू है, क्लॉक, क्योंकि अब देखो क्लॉक की वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है, ना कि लैच की बात हो रही है। अगर लैच की बात हो रही थी तो हम क्लॉक के बारे में बात ही ना करते हैं, क्योंकि अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं तो हमें क्लॉक की वैल्यू की बात करनी पड़ेगी और क्लॉक की वैल्यू हाई देनी पड़ेगी। अगर क्लॉक की वैल्यू हाई है तो ही ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि क्लॉक की वैल्यू कितनी है, 1 है। इन सभी केसेस में क्लॉक की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, 0 नहीं लेके चल रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू हम कर देते हैं 1, ये होगी 1 वैल्यू हमारे पास में। तो देखो यहाँ से S की वैल्यू 0 दी, क्लॉक की वैल्यू 1 दी। और आपको अभी मैंने बताया था नैंड गेट के अंदर अगर एक भी 0 हो तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। एक भी 0 हो तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। एक भी 0 हो तो आउटपुट कितना आता है, 1 आता है। तो अब देखो ये क्या चीज का डायग्राम है, ये आगे लैच का डायग्राम है। लैच के अंदर देखो अगर 1 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, अब हमें वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 1 पर आउटपुट आता है होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है, प्रीवियस आउटपुट आता है। तो इसका मतलब क्या है, SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब 0 0 देंगे तो हमें Q1 का मतलब क्या है, प्रीवियस वाला आउटपुट। पहली वाली स्टेट का नाम है Q1, नेक्स्ट स्टेट का नाम है Q1+। जो पहले Q1 आ रहा था तो वही आउटपुट देखने को मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं 0 1। 0 1 का मतलब क्या है, हमने S की वैल्यू 0 देनी है और R की वैल्यू कितनी कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए। R की वैल्यू को मैंने कर दिया 1, ये 1 चला गया। तो देखो अगर एक भी 0 तो क्या आता है, 1 आता है, ये हमने 1 किया ही हुआ है। और यहाँ पर अगर 1 कर दिया हमने और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है, क्लॉक की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो 1 1 के केस में देखिए क्या बनेगा, नैंड कीजिए 1 1 का। 1 1 का नैंड करेंगे, सबसे पहले एंड करो, 1 1 का एंड कितना होता है, 1 होता है, और उसका नैंड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। ये हमारा 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0। 1 0 के केस को चेक कीजिए, 1 0 के केस में क्या आता है, 0 आता है देखने को। मतलब यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 0 आउटपुट मिलने वाला है। अगले बात करते हैं 1 0 दिया। 1 0 का मतलब क्या है, S की वैल्यू को तो 1 दे दीजिए, S की वैल्यू को तो 1 दे दीजिए और R की वैल्यू को कितना दे दीजिए, 0 दे दीजिए। R की वैल्यू 0 दी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि पता है नैंड के अंदर एक भी 0 हो तो क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो आ गया 1, ये भूल जाइए, ये आ गया 1। और यहाँ पर हमने 1 दिया है तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, ये आ गया 0। आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर 1 दिया है क्योंकि 1 1 का नैंड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो हमने क्या दिया, यहाँ पर से 0 जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है। लैच की वैल्यू चेक करनी है, बस लैच में क्या जा रहा है, लैच में 0 1 जा रहा है। लैच में 0 1 जाता है तो आउटपुट कितना आता है, 1 आउटपुट आता है। तो इसका मतलब 1 आउटपुट आ गया। लास्ट बात करते हैं, अगर हम 1 1 देते हैं, 1 1 दिया मतलब S की वैल्यू भी 1 दे दिया और R की वैल्यू को भी क्या दे दिया, 1 दे दिया। दोनों जगह पर 1 1 दिया
तो 1 1 देने से यहाँ पर भी 0 मिलेगा और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब दोनों तरफ 0 0 जा रहा है, लैच में जब दोनों तरफ 0 0 जाता है तो क्या आता है, इनवैलिड स्टेट देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड स्टेट देखने को मिल जाएगी। तो आप चेक कर लीजिए, आपके सामने एसआर फ्लिप फ्लॉप की भी मैंने ट्रूथ टेबल बना दी है और एसआर लैच की भी ट्रूथ टेबल बना दी है। दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए और दोनों को अलग अलग आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो बनाने के लिए हमें ट्रूथ टेबल की जरूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती क्या है, इसके अंदर हम 3 इनपुट लेके चलते हैं, एस, आर और प्रीवियस आउटपुट। क्योंकि हमें पता है फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्या थी, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो हमारे लिए जो Qn+1 आएगा, जो हमारे लिए Qn+1 आने वाला है, वो क्या चीज है, नेक्स्ट आउटपुट है। तो ये नेक्स्ट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास में प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पे। ये हमारा पास्ट का आउटपुट हो गया क्योंकि Q1+ हमारा नेक्स्ट आउटपुट होने वाला है। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो इन तीनों से बनाएंगे। अब देखने वाली बात है, समझ लीजिए कि जब देखिए, जब एस और आर की वैल्यू, हमने ट्रूथ टेबल पीछे बनाई है उसे याद भी रखिए, एस और आर की वैल्यू अगर 0 0 होती है तो हमारा जो आउटपुट आता है वो होल्ड आउटपुट आता है। मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था वही आएगा। मतलब अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। देख लीजिए, 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। कब, जब एस और आर की वैल्यू 0 0 हो तो जो प्रीवियस आउटपुट होता है वही आउटपुट देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आर की वैल्यू 1 है, अगर आर की वैल्यू 1 होती है तो कुछ भी प्रीवियस आउटपुट हो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। अगर 0 है तो भी 0 मिलेगा, 1 है तो भी 0 मिलेगा। कब, जब आर की वैल्यू 1 हो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगर एस की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि सेट वैल्यू की हुई है, सेट किया हुआ है, तो चाहे 0 हो तो भी 1 मिलेगा, 1 है तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और जब दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, इस केस के अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आउटपुट आएगा। मतलब इनवैलिड स्टेट होती है तो इनवैलिड स्टेट को एक्स से दिखाते हैं। एक्स का मतलब होता है या तो 0 होगा या 1 होगा, पर पता नहीं क्या होगा, 0 होगा चाहे 1 होगा, हमें पता नहीं है क्या होगा। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई है, जो कि हमने किसकी हेल्प से बनाई है, ट्रूथ टेबल की हेल्प से बनाई है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से बनेगी। कैसे बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हम के मैप बनाएंगे। के मैप के अंदर हम क्या लेते हैं, 3 इनपुट जो कि हमारे पास में है, एस, आर और Qn, और इससे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, Qn+1 आएगा। तो एक तरफ हमने ले लिया एस, एक तरफ ले लिया आर और Qn। आपने के मैप पहले से पढ़ा होगा, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर 0 1 कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। देखो यहाँ पर 1 1 पहले क्यों आएगा, क्योंकि एक बार में एक ही बिट चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 0 को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अगर यहाँ पर 1 0 नहीं कर सकता, मेरे को 1 1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी बिट को चेंज कर सकता हूँ, इस 0 को 1 बना सकता हूँ मैं। और अगली बार में क्या कर देंगे, इस 1 को 0 बना दीजिए। तो इस तरीके से के मैप होता है। तो के मैप के लिए हमने ये 4 कॉम्बिनेशन यहाँ दे दिए, यहाँ पर भी दे दिए। अब देखिए 0 0 0 0 0 0 पे क्या आता है, Q1 की वैल्यू 0 आती है, तो हमने यहाँ पर क्या फिल कर दिया, 0 फिल कर दिया। ठीक है, सेम एज देखिए 0 0 1 पर क्या आता है, 0 0 1 पर 1 आता है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखते हुए हमने ये सारा का सारा फिल कर दिया। फिल करने के बाद के मैप में क्या रूल होता है कि 1 के कॉम्बिनेशन बनाइए। 1 के कॉम्बिनेशन देखो ये 2 1 के बन रहे हैं, या तो 2 का बनाइए कॉम्बिनेशन, या 4 का बनाइए, या 8 का कॉम्बिनेशन बनाइए। तो ये 2 आ रहे हैं तो इन 2 का एक पेयर बन जाएगा, ये 2 का एक पेयर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये 2 का एक पेयर बन गया। उसके बाद में और देखिए कोई 4 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये 4 का पेयर भी एक साथ बना दिया। तो इन 2 के पेयर से अब लिखना है। देखो 0 को हमेशा बार लिखते हैं, 1 को विदाउट बार लिखते हैं। रूल समझ लीजिए के मैप का। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर के मैप को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो अब देखिए इसके अंदर देखिए एस, आर और Qn, इन तीनों में से कोई ऐसे चीज देखिए जो कि दोनों के लिए सेम हो, दोनों 1 के लिए सेम हो। देखो इस 1 के लिए और इस 1 के लिए आर की वैल्यू 0 0 है, दोनों के लिए आर की वैल्यू 0 है ये रही, और दोनों के लिए ही Qn की वैल्यू कितनी है, 1 है। लेकिन दोनों के लिए s की वैल्यू देखिए, इसके लिए s की वैल्यू 0 है, इसके लिए s की वैल्यू 1 है। तो मतलब s को छोड़ दो, r और Qn को पकड़ लो। तो r को पकड़िए पहले, r की वैल्यू कितनी है, 0 है।
जीरो का मतलब बार लिखना है, तो आर के ऊपर बार लगा दीजिए। और क्यू एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्यू एन की वैल्यू को सीधा लिख दीजिए क्यू एन, और दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर बार क्यू एन आ गया, किसका आंसर आ गया, जो हमने ये दो का पेयर बनाया था। इन चार के पेयर में देखिए, चार के पेयर में देखो तीनों में से किसकी वैल्यू जो है वो सेम रह रही है। इन चारों के अंदर सिर्फ एस की वैल्यू है जो 1 रह रही है, आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है और क्यू एन की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो एस की वैल्यू है कितनी, 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, विदाउट बार लिखना है, तो इसका मतलब आ गया एस। तो इससे आउटपुट आ गया एस और इससे आ गया आर बार क्यू एन। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। सम ऑफ प्रोडक्ट कर दिया हमने, मतलब पहले प्रोडक्ट करो और उसका क्या कर दो, सम कर दो, तो हमें मिल जाएगा क्यू एन प्लस की 1 की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई एस प्लस आर बार क्यू एन, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से आप एसओपी कह दीजिए, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली किसकी, हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, एक्साइटेशन टेबल कहती है कि भाई प्रीवियस आउटपुट से नेक्स्ट आउटपुट जाने पर एस और आर की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो एक्साइटेशन टेबल है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हमारे पास Q1 और Q1 प्लस 1 इन दोनों को एज ए इनपुट लीजिए, तो चार कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 0 0 का, 0 1 का, 1 0 का और 1 1 का बना लिया। Q1 की वैल्यू जब 0 से 0 पे जाती है, Q1 की वैल्यू 0 से 0 कब जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज करते हुए एक्साइटेशन टेबल बनानी है, 0 से 0 पे जा रही है, 0 से 0 पे जा रही है। जब Q1 की वैल्यू 0 से Q1 प्लस 1 की वैल्यू 0 हो रही है, तो देखो S और R की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, S की वैल्यू तो 0 से 0 ही रह रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 0 ही लिख दीजिए। R की वैल्यू देखिए क्या हो रही है, पहले 0 थी, अब कितनी होगी, 1 होगी, मतलब R की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, X लिख दीजिए। अगला देखिए Q1 की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, Q1 की वैल्यू 0 से 1 कहां पर हो रही है, ये रही, 0 से 1 हो रही है, एक ही केस है 0 से 1 वाला। तो यहाँ पर SR की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1 0 आ रही है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 0 लिख दिया। अब देखिए 1 से 0 जा रही है, 1 से 0 वाला कौन सा केस है हमारे पास, ये वाला केस है। इस वाले केस में देखिए 1 से 0 में क्या हो रहा है, 0 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 0 1 दे दिया। लास्ट देखिए 1 1 कहाँ है, एक तो 1 1 वाला ये रहा केस हमारे पास, और एक 1 1 वाला ये रहा। तो इन दोनों केसेस में देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में R की वैल्यू है वो तो 0 ही रह रही है, R की वैल्यू एक तो ये रही 0 और यहाँ पर भी देखो 0, लेकिन S की वैल्यू देखो यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो S की वैल्यू तो 0 1 हो रही है, मतलब इसको तो X लिख दीजिए और इसको कितना लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्साइटेशन टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो टाइमिंग डायग्राम को बनाने का देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर क्लॉक की वैल्यू, किसकी वैल्यू, क्लॉक की वैल्यू अगर आपकी हाई होती है, मतलब हाई मतलब 1 होती है, तो आपने मतलब क्यू की वैल्यू में चेंज करना है, क्यू मतलब आउटपुट की वैल्यू में चेंज करना है। और अगर क्लॉक की वैल्यू लो रहती है तो जो प्रीवियस आउटपुट चला आ रहा है उसी को आपने कंटिन्यू करना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले एस की वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर एस की वैल्यू यहाँ पर 0 है यहाँ तक, और आर की वैल्यू भी क्या है, 0 है। एस और आर 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, आपको भी पता है, और क्लॉक की वैल्यू देखो कितनी है, 0 है। तो भाई जो पहले से चला आ रहा है, मतलब क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो मतलब हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा भी क्यू की वैल्यू चली आ रही है वैसे चलाते चले जाएंगे। इस लाइन तक हमने एज इट ही चलाया। यहाँ पर आकर क्लॉक की वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई। क्लॉक की वैल्यू जब हाई होगी तभी हम सोचना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू हाई है, तो यहाँ पर सोचिए, देखिए क्या हो रहा है, एस की वैल्यू हाई है, एस 1 है और आर कितना है, 0 है। जब एस हाई है मतलब सेट हाई है, तो आप क्या कीजिए, क्यू की वैल्यू को भी क्या कर दीजिए, हाई कर दीजिए और हाई चलाते रहिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में देखो यहाँ पर एस की वैल्यू रुक गई है, एस की वैल्यू क्या हो गई, लो हो गई है, लेकिन क्या है, क्लॉक की वैल्यू हाई है। तो यहाँ पर आने के बाद में आप क्या कीजिए, देखो अब सेट कितना हो गया, सेट भी 0 हो गया है, आर भी 0 हो गया है। जब एस और आर दोनों 0 होते हैं तो हम क्या आउटपुट लेके चलते हैं, प्रीवियस आउटपुट लेके चलते हैं। और प्रीवियस आउटपुट क्या था, प्रीवियस आउटपुट हाई था, तो हम इस हाई को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, क्लॉक की वैल्यू लो हो गई है। क्लॉक की वैल्यू लो होने का मतलब क्या है, अब हम इसे क्या लेके चलेंगे, क्लॉक की वैल्यू लो है तो जो भी आउटपुट हमारा प्रीवियस आउटपुट था, प्रीवियस आउटपुट क्या आया था, इस पॉइंट पर आकर आर की वैल्यू हमारी हाई हो चुकी थी,
इसके कारण से रीसेट हो चुकी थी वैल्यू। इस पॉइंट पे रीसेट हुआ था, कहां पर, यहां पर रीसेट हुआ था। तो इसके करके हमने क्या कर दिया था, इसको क्यू की वैल्यू को 0 कर दिया था, क्यू की वैल्यू को 0 कर दिया और आगे क्लॉक पल्स क्या हो गई हमारी, लो गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, 0 को क्या करेंगे, कंटिन्यू लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आने के बाद में भी देखिए कि क्लॉक की वैल्यू हमारी क्या चल रही है, इस पॉइंट पे भी हमारी क्लॉक की वैल्यू वो है, लो है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, यहां तक कंटिन्यू रखेंगे। इस यहां पर आने पर क्या हो रहा है, क्लॉक की वैल्यू हमारी हाई हो चुकी है। अब यहां पर क्लॉक की वैल्यू हाई है, तो देखिए एस और आर की वैल्यू क्या है, एस और आर की वैल्यू 0 है, तो मतलब प्रीवियस वैल्यू को ही अगेन कंटिन्यू कीजिए, तो ये हमेशा अगेन कंटिन्यू रहेगी। इस पॉइंट पे आने पर क्या है, क्लॉक की वैल्यू हाई है, लेकिन हमारे पास में सेट की वैल्यू, एस की वैल्यू हाई है, एस की वैल्यू हाई है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हाई कर देंगे और यहाँ पर हाई लेके चलेंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद में क्लॉक की वैल्यू लो गई है, तो मतलब प्रीवियस आउटपुट, अब एस की वैल्यू और आर की वैल्यू को नहीं देखना, अब जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको लेके कंटिन्यू इसको चलाते चले जाइए। यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंचने पे क्लॉक की वैल्यू हाई है, लेकिन रीसेट की वैल्यू हाई है। अब एस की वैल्यू हाई नहीं है, आर की वैल्यू हाई है, आर की वैल्यू हाई है, तो मतलब क्या कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए, यहाँ तक चलाते जाइए। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में क्लॉक की वैल्यू लो हो चुकी है, तो प्रीवियस आउटपुट जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए, और हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो जो क्यू का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, उसी का उल्टा क्यू बार बन जाएगा। अगर क्यू हमारा 0 चल रहा है तो क्यू बार को 1 कर दीजिए, क्यू हमारा 1 चल रहा है तो क्यू बार को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो अगर आपको क्यू का टाइमिंग डायग्राम बनाना आ गया है तो क्यू बार भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, कंप्लीट डिटेल में हमने बात की। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपका पेंडिंग रह गया हो या समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।